Hello kids, how are all of you? I hope you all are fine. Welcome to my प्यारा सा YouTube चैनल. मेरे चैनल का नेम तो आपने पढ़ ही लिया होगा एंड आई होप आपने सब्सक्राइब भी कर ही दिया होगा. तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे लॉज एंड मोशन का पार्ट 2. ओके, सो आपको कुछ नहीं करना, इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, पेपर में आंसर लिखाने हैं, तुम्हारे फुल मार्क्स. ओके, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे. आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में. किसके बारे में बच्चों? 1 मिनट, वेयर इज द हाइलाइटर? सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में. मोशन का क्या मतलब होता है? अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट मोशन में है. अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तुम मूव कर रहे हो अपनी जीएफ के साथ, तो हम बोलेंगे कि तुम दोनों मोशन में हो. और अगर तुम अपनी जीएफ के साथ बैठे हुए मूव नहीं कर रहे, तो हम बोलेंगे तुम लोग रेस्ट पे हो. कहाँ पे हो जी? रेस्ट पे हो. ठीक है. सो जब भी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसको मोशन कहते हैं. और न्यूटन ने मोशन के 3 लॉज दिए थे. अब हम उस लॉज को पढ़ेंगे बहुत अच्छे से और इसके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके. न्यूटन स्टडीड द आइडियाज ऑफ गैलीलियो. न्यूटन ने गैलीलियो के आइडिया को पढ़ा और 3 लॉ ऑफ मोशन बना दिए बच्चों. कितने लॉ ऑफ मोशन बनाए? 3. सबसे पहला लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ने जा रहे हैं. सबसे पहले लॉ ऑफ मोशन को हम बोलते हैं क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया. अब आप बोलोगे मैम इनर्शिया क्या होता है? भैया ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है. एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव ही करना चाहेगा. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहेगा. इसको हम इनर्शिया कहते हैं. अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ये चाहेगा ये हमेशा मूव ही करता रहे. और अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये हमेशा रेस्ट पे ही रहना चाहेगा. दिस इज नोन एज इनर्शिया. क्लियर? तो बेसिकली जब भी तुम एक कार के अंदर बैठे होते हो और कार ब्रेक मारता है, ठीक है, जैसे कार में आपके पापा ने ब्रेक मारी और तुम अंदर बैठे हुए और तुम एकदम से रुक गए, आगे की तरफ आ गए, वो भी इनर्शिया की वजह से. क्लियर? वो तुम आगे की तरफ इसलिए आए क्योंकि तुम हमेशा मोशन में रहना चाहते थे और पापा ने ब्रेक मार के तुमको रेस्ट पे कर दिया, तो वो इफेक्ट तुम्हारे ऊपर दिखा और तुम चलती हुई गाड़ी में आगे आ गए. क्लियर? सो देखो, एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट रिमेन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहता है. अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहता है. इज इट क्लियर? जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए. अगर हम बात करें ऐसा क्यों होता है, सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, it will remain in rest until the external force is applied to change its state. Clear? Similarly, an object will remain in motion until an external force is applied over it to change its state. Okay, this means that all objects resist to in changing their state. हर एक ऑब्जेक्ट क्या चाहता है कि उसकी स्टेट चेंज ना हो. वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहे, मोशन पे है तो मोशन पे रहे, बस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगना चाहिए बच्चों. ठीक है? द स्टेट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज. हम एक ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज कर सकते हैं. रेस्ट से मोशन बना सकते हैं, मोशन से रेस्ट में बना सकते हैं बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स ऑन इट. अगर हम बात करें मास और इनर्शिया की, तो बच्चों इनर्शिया का मास से बहुत बड़ा रिलेशन है. अगर एक ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा. क्लियर? अगर एक ऑब्जेक्ट का मास कम है उसका इनर्शिया भी कम होगा. बात खत्म. तुम्हारा वेट ज्यादा है, तुम्हारा इनर्शिया ज्यादा होगा. तुम्हारा वेट कम है, तुम्हारा इनर्शिया भी कम होगा. ठीक है? अब ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होता है या फिर कार का? जल्दी बताओ, कमेंट बॉक्स पे आंसर दो जल्दी. ट्रक का इनर्शिया ज्यादा है या फिर कार का? योर आंसर इज ट्रक का, क्योंकि मैम ट्रक का मास ज्यादा है एंड इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. सो बेसिकली ट्रक का इनर्शिया ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ द कार. ओके. सो प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच इट रेजिस्ट टू गेट डिस्टर्ब इट स्टेट. तो बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें एक ऑब्जेक्ट अपना स्टेट चेंज नहीं करना चाहता, उसको हम इनर्शिया कहते हैं. इनर्शिया किसका मेजर होता है बच्चों? मास का. अगर तुम्हारा मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, इसलिए हम बोलते हैं इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. दिस मीन्स दैट इनर्शिया इंक्रीजेज विद इंक्रीज एंड डिक्रीज इन मास. मास बढ़ाया, इनर्शिया बढ़ गया. मास कम किया, इनर्शिया कम हो गया.
सो बेसिकली जैसे जैसे तुम मास बढ़ाते हो वैसे वैसे इनर्शिया भी बढ़ जाता है, जैसे जैसे मास कम होता है इनर्शिया भी कम हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ अ हैवी ऑब्जेक्ट will have more inertia than the lighter one। एक हैवी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया हमेशा लाइट ऑब्जेक्ट के इनर्शिया से ज्यादा होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में अगर हम देखें तो ये नेचुरल टेंडेंसी है एक ऑब्जेक्ट की कि वो रेजिस्ट करता है चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन में, चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन में या फिर चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट में, इसको हम इनर्शिया कहते हैं। क्लियर? सिंस अ हैवी ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया, एक हैवी ऑब्जेक्ट का ज्यादा इनर्शिया होता है, thus it is difficult to push or pull a heavy box over the ground than the lighter one। ठीक है, तो अगर एक हैवी बॉक्स है, अगर एक हैवी बॉक्स है और एक लाइट बॉक्स है तो सबसे ज्यादा इनर्शिया कहाँ लगेगा? हैवी बॉक्स पे। जल्दी बताइए बच्चों, सबसे ज्यादा इनर्शिया कहाँ लगेगा? हैवी बॉक्स पे। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की। मैंने क्या बोला था? इनर्शिया इज द मेजर ऑफ द मास। ठीक है, इनर्शिया मास पे डिपेंड है। अब एक नया टर्म आया बच्चों, मोमेंटम। मोमेंटम का क्या मतलब होता है? इट इज डिपेंडेंट ऑन द मास एंड वेलोसिटी। अगर एक चीज, एक स्टेट, एक प्रॉपर्टी मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है उसी को हम मोमेंटम कहते हैं। और मोमेंटम को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? पी से। किससे डिनोट करते हैं मोमेंटम को? पी से। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? बहुत आसान फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। बोलेगे मोमेंटम निकाल के दिखाओ, फॉर्मूला लगा देना। मोमेंटम को डिनोट करा जाता है पी से और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। एक ऑब्जेक्ट का मास कितना है और वो ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से चल रहा है उसी को ही हम मोमेंटम कहते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। बेसिकली चल नहीं रहा, चल गया, कॉन्ग्रेट्स। देखो, अगर हम बात करें मोमेंटम की, सो बेसिकली मोमेंटम प्रोडक्ट होता है वेलोसिटी का एंड मास का। क्लियर? सो मोमेंटम इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मास। इट इज डिनोटेड बाय पी। हम इसको किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। मास इंटू वेलोसिटी कर दोगे तुम्हारे पास मोमेंटम आ जाएगा। ओके, सो अगर एक ऑब्जेक्ट का कुछ मास है और वो कुछ वेलोसिटी से चल रहा है तो इसको हम बोलेंगे मोमेंटम। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी। इट्स फॉर्मूला इज दिस। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं मोमेंटम का मास एंड वेलोसिटी से क्या रिलेशन है। भैया अगर तुम मास बढ़ा दोगे तो मोमेंटम भी बढ़ जाएगा, अगर तुम वेलोसिटी बढ़ा दोगे तब भी मोमेंटम बढ़ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम मास पे और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। क्लियर? अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। Momentum increases with the increase of either mass or velocity of the object. I have already told you this thing. अब एक ऑब्जेक्ट है और वो लाइट है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा हल्का है और एक ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा भारी है, तो बताओ मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली उस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम ज्यादा होगा जो ऑब्जेक्ट हैवी है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। एंड मोमेंटम का एक ही फॉर्मूला है m इंटू वी। सो बेसिकली मास ज्यादा है तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर एक ऑब्जेक्ट लाइट है तो उसका मोमेंटम ज्यादा होगा या कम? ऑब्वियसली मोमेंटम विल बी लेस। यस, सो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आई होप बच्चों आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे से समझ आ गया है। वो बिल्कुल इनर्शिया पे बेस्ड है। इज इट क्लियर? इनर्शिया का क्या मतलब होता है जल्दी से बता दो कमेंट बॉक्स में, मुझे इनर्शिया का आंसर चाहिए। अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहेगा, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो मूव करना चाहेगा। ओके, सो अब हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन ने क्या कहा था कि जो हमारा मोमेंटम होता है दैट इज मास इनटू वेलोसिटी, वो चेंज होता है जब हम उस पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, तो सपोज बच्चों आपकी ट्रेन है, सपोज क्या ये ट्रेन ही है, दिस इज द ट्रेन। देखो आपके लिए मैं क्या क्या खरीद कर लाती हूँ। देखो ये रही आपकी ट्रेन, ये ट्रेन चल रही है। अब ये ट्रेन तभी चलेगी, इसका मोमेंटम तभी चेंज होगा जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगेगा। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने सिर्फ इतना बोला कि जब तुम फोर्स लगाओगे तो एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो जाएगा पर यूनिट टाइम। बात खत्म, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन खत्म। जी बच्चों, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा बच्चों, चलो बताइए क्या फोर्स लगेगा अगर आपको मोमेंटम गिवन है 10,
टाइम गिवन है 2, तो आप क्या करोगे, फोर्स इज इक्वल्स टू मोमेंटम बाय टाइम, दैट इज 10/2। आसान था। सो फटाफट से इसे पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, जितना ज्यादा तुम फोर्स लगाओगे, जितना ज्यादा मैं इस पे फोर्स लगाऊंगी, उतना ही ज्यादा मोमेंटम इसका चेंज होगा पर यूनिट टाइम। दिस इज नोन एज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ओके, फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी, दिस चेंज टेक प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो ये तो ऑब्वियस है जी, अगर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है सो मोमेंटम भी चेंज इसी डायरेक्शन में होगा। अगर अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में है तो मोमेंटम चेंज भी इसी डायरेक्शन में होगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अच्छे से क्लियर है? ओके, सो नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body can be obtained by dividing change in linear momentum by time taken of this change. Is it clear to you? देखो मैंने फॉर्मूला भी लिखा है आपके लिए। जो फोर्स अप्लाई होता है वो हमेशा किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ठीक है, सो अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि फोर्स निकाल के दिखाओ बच्चों, क्या निकाल के दिखाओ, रुको टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर देते हैं। यस, फोर्स निकाल के दिखाइए। ठीक है, फोर्स हमको अननोन गिवन है। जब हमको मोमेंटम 1 P1 कितना गिवन है, 10। ठीक है बच्चों, P2 हमको कितना गिवन है, जल्दी बताओ कितना गिवन है, कोई भी वैल्यू ले लो। P2 गिवन है मेरे बच्चों आपको 20। ओके, और टाइम गिवन है आप सब लोगों को 10। तो बेसिकली फोर्स कैसे निकलेगा, हम फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे मोमेंटम चेंज वाला, फोर्स इज इक्वल्स टू P2 माइनस P1। मैम आपने माइनस क्यों किया, है ना मैम आपने माइनस क्यों किया, बताइए हमें बच्चों। मैंने माइनस इसीलिए किया क्योंकि ये फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सो चेंज इन मोमेंटम का मतलब है P2 माइनस P1। ओके, P इज द मोमेंटम ओनली, भूल मत जाना नालायको, P मोमेंटम है, P2 माइनस P1 अपॉन टाइम। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 20 माइनस 10 अपॉन 10, 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा बच्चों हमारे पास, 20 माइनस 10 इज 10/10, दैट इज 1। सो आवर आंसर इज 1 मिनट। यस, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1। सो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी हम कर लेंगे, चिंता मत करिए। बस आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर होना चाहिए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, फर्स्ट लॉ वाज बेस्ड ऑन इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज बेस्ड ऑन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। और हमेशा मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज होगा, जिस डायरेक्शन में तुम फोर्स लगा रहे हो। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। तो ये सब तुम्हें वही गिवन है जो हमने मोशन में पढ़ा था, चैप्टर मोशन। ओके, सो अब हम बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्लियर है, इनर्शिया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्लियर है, फोर्स अप्लाइड इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये क्या कहता है, क्या कहता है, जल्दी बताओ बच्चों। ये एक ही चीज कहता है, अगर तुम किसी बंदे को चाटा मारोगे उसको दर्द होगा, लेकिन तुम्हारे हाथ पे भी दर्द होगा। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, तो अगर तुम किसी को भी चाटा मारते हो तो उसके चिक्स पे तो दर्द होता है, लेकिन आपके हाथों में भी पेन होता है। मतलब जो आपने एक्शन किया उसका रिएक्शन दोनों पर पड़ा। सो ईच एंड एवरी रिएक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ये होता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेसिकली जब तुम चलते हो, ध्यान से सुनना, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आएगा तुम चल किस मोशन की वजह से पाते हो, किस लॉ ऑफ मोशन की वजह से यू कैन वॉक। तुम बोलोगे मैम
हम चल पाते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की वजह से, ठीक है। जैसे तुम चल रहे हो, ये तुम्हारे पैर है, ठीक है। तो अगर तुम एक पैर आगे रखते हो तो एक पैर पीछे भी जाता है, लॉ ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। इतना मत सोचो, इतना मत सोचो, हायर क्लासेस में पढ़ना है इसके बारे में। बस इतना याद रखना है कि जो तुम वॉक कर पाते हो वो हमेशा किसकी वजह से कर पाते हो, ड्यू टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तुम्हारे पैर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि फ्रिक्शन उन्हें आगे बढ़ाने दे रहा है। सो यहाँ पे भी ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब एक जो बोट मूव करती है, एक बोट मूव कर रही है, ठीक है, वो मूव बैक भी कर जाती है जब तुम उसके अंदर से नीचे उतरते हो, ठीक है। तो सपोज करो अब ये बोट है, तुम ये बैठे हुए हो, ठीक है, ये पानी में है। जैसे ही तुम उतरोगे ये बोट थोड़ी सी आगे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तुमने एक्शन किया, उसका रिएक्शन इस पे हुआ और ये आगे हो गई, ठीक है। सो ईच एंड एवरी रिएक्शन, ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब अगर हम बात करें गन की, जब भी तुम गोली मारते हो, ठीक है बच्चों, गोली मैं लाई थी, मेरे भाई ने वो डस्टबिन में फेंक दी है। सो बेसिकली अब ये तुम्हारी गन है। जैसे ही तुमने गन चलाई, ठीक है, जैसे ही तुमने शूट करी, जैसे ही बुलेट आगे निकलती है, गन थोड़ी पीछे हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक एक्शन हुआ जिसमें गोली, बुलेट आगे निकली और रिएक्शन क्या हुआ, गन पीछे हो गई, ठीक है। सो जो गन होती है वो रिकॉइल हो जाती है जब बुलेट उसमें से निकलती है। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन, रोइंग ऑफ द बोट। बिल्कुल बोट वाला एग्जाम्पल है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? जल्दी बताओ बच्चों। मैम बहुत आसान है, हमें क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की। यस बच्चों, लास्ट टॉपिक है। रेस्ट लेना चाहते हो? जल्दी से जाके पानी पियो। अब हम इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक के अंदर इंक्लूडेड लास्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर ओवर कर देंगे। क्लियर? सो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं मोमेंटम के बारे में, ठीक है। मोमेंटम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है मैम? भैया ध्यान से सुनना। देखो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है जो भी मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। ये तुम्हारी एक ट्रेन है, सपोज करो ये भी एक ट्रेन है, ठीक है। अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के पास आई एक दूसरे से टकरा गई, ठीक है। तो ये वाला लॉ ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि इसका जो मोमेंटम होगा वो इसके मोमेंटम के इक्वल होगा। सो जो दोनों का मोमेंटम होगा एक दूसरे से टकराने के बाद वो हमेशा सेम रहेगा। m1v1 this momentum, m2v2 this momentum. After getting, समझ रहे हो ना? सो टकराने के बाद इन दोनों का मोमेंटम इक्वल हो जाता है। सो m1v1 is equals to m2v2. दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या ये बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई प्रॉब्लम? सो बेसिकली जब भी दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो एक का मोमेंटम दूसरे के मोमेंटम के इक्वल हो जाता है। सो P1 इज इक्वल्स टू P2, मतलब M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2, क्योंकि P1 का फॉर्मूला क्या था? M1 इंटू V1। इज इट क्लियर? सो व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन ईच अदर देयर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो अगर दो या दो से ज्यादा बॉडी एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे पे एक्ट करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उनका मोमेंटम कंजर्व रहता है, मोमेंटम चेंज नहीं होता। P1 this momentum of this train is equals to momentum of this train। ये ट्रेन मान लेना बिल्कुल सेम मास और वेलोसिटी की, ठीक है। तो बेसिकली ये भी ट्रेन है, ये भी ट्रेन है, तो इसका जो मास वेलोसिटी है वो इसके मास वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। सो मोमेंटम ऑफ दिस मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ दिस। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या बात क्लियर है? सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। सपोज करो आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है ए, एक ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। ए ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m1 और बी ऑब्जेक्ट का मास क्या है? m2। ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? u1 और बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है मेरे बच्चों? u2, ठीक है। एक मिनट, वेलोसिटी है u1 u2 और दूसरी वेलोसिटी है v1 v2, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर हम बात करें इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए की, जो इनिशियल मोमेंटम है हमारे ए ऑब्जेक्ट का, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? m1 इंटू u1।
जो इनिशियल है वो m1 इंटू u1 है, ठीक है। ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट 2, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, m1 इंटू m2 इंटू u2, ठीक है। अब जब ये टकरा गए तो इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m1 इंटू v1, इसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m2 इंटू v2। सो बेसिकली ये दोनों मोमेंटम एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। बच्चों ये वाला ये गलत है, इसको मैं क्रॉस कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको पूरा ढंग से लिख कर दिखा रही हूँ, होगा क्या, ध्यान से सुनना। जो m1 u1 है, ठीक है, पहला मोमेंटम, प्लस दो ऑब्जेक्ट थे इसलिए हम दूसरा मोमेंटम भी ले आते हैं, ठीक है, m2 इंटू u2, ठीक है। ये पहला ऑब्जेक्ट है, दिस इज फर्स्ट ऑब्जेक्ट, दिस इज सेकेंड ऑब्जेक्ट। नाउ इन दोनों का जो मोमेंटम होगा इट इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, m1 दे देंगे, u1 दे देंगे, m2 दे देंगे, u2 दे देंगे, ठीक है, और बोलेगे v1 निकाल के दिखाओ। तो बस तुम्हें ये सारी वैल्यूज पुट करनी है और v1 निकाल कर दिखाना है, बात खत्म, ठीक है। ऐसे ही मेरे बच्चों तुम फोर्स का फॉर्मूला निकाल सकते हो। कैसे मैम, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो चेंज इन मोमेंटम का क्या मतलब है, m1 v1 माइनस m2 v2 m1 u1 अपॉन t, या फिर m1 v1 माइनस u1 अपॉन t। बच्चों देखो मेरी बात सुनो, आई नो ये फिजिक्स का चैप्टर है, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी है। सो अगर आप लोग मेरे से न्यूमेरिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए, ताकि मैं न्यूमेरिकल्स के लिए भी आपके लिए बढ़िया सी वीडियो बनाई हूँ, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में और फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमारी सारी की सारी थ्योरी, सारे के सारे फॉर्मूलेस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो गुड बाय, अच्छे से पढ़ना, जो जो पढ़ाया है वो एग्जाम में लिखाना। एंड इफ यू वांट कि अगर मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो बनाऊं, सो प्लीज टेल मी ऑन कमेंट बॉक्स एंड लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल्स। बाय बाय।